हमीरपुर में जो है छेड़खानी का मामला सामने आया और ये अधिकारी जो है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का सर्वे है और इससे पहले भी इस व्यक्ति के ऊपर, इस अधिकारी के ऊपर चंबा में और टांडा में गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन ना जाने क्या कारण है कि ये रिटायरी पर्सन जिसे बार बार जो है प्रदेश सरकार एक्सटेंशन देकर यहाँ पर बिठाए हुए है और जो महिला प्रशिक्षुओं के साथ तो दुर्व्यवहार करता ही करता है, साथ में जो महिला जो हमारे मरीज होती हैं महिलाएं, उनके साथ भी ये बदतमीजी करता है। और ये बड़े लंबे समय से इसका मैंने विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था और विधानसभा में भी इसके बारे में मैंने प्रश्न रखा था कि इस व्यक्ति को ना जाने मुख्यमंत्री ने क्यों यहाँ पर बिठा के रखा है, जिसने पूरे मेडिकल कॉलेज का माहौल खराब करके रखा है। और ये आज साबित हुआ है, पिछले कल ही इंक्वायरी बैठी थी इसके खिलाफ और एक हफ्ते में जो है इसकी इंक्वायरी का जवाब देने के लिए नहीं देंगे, वो उनको हटाना चाहिए। ऐसे को ये व्यक्ति ठीक नहीं है। मेडिकल कॉलेज से निकाल के बाहर करना चाहिए ताकि जो हमारी जो छात्राएं हैं जो वहां पर प्रशिक्षा ले रही हैं, शिक्षा ले रही हैं, उनके साथ अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार एक उच्च अधिकारी करे, वो भी मेडिकल कॉलेज जैसा एक है, तो वो तो बहुत बड़ा संगीन आरोप जो है उनके ऊपर लगे हैं। तो मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से जो इस व्यक्ति को हटा देना चाहिए और यदि साबित होता, क्योंकि इससे पहले भी इसके ऊपर साबित हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को तो रखना ही नहीं चाहिए। ये हमारी समझ से परे है कि मुख्यमंत्री को ऐसा क्या प्रेम है इस व्यक्ति के साथ कि इन्होंने इसको बना के यहाँ पे रखा है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और भी इसके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस भी हैं। हमने वहाँ पे जो टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी मैंने प्रश्न पूछा था विधानसभा के अंदर। इन्होंने जो है 3 फर्मों को जो ऊना में ही दर्ज हुई हैं, तीनों फर्में, वो जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो परचेज करने के लिए 2 साल का अनुबंध किया गया, उनके साथ 2 साल का उनको टेंडर दिया गया है, जिसमें गंभीर आरोप मैंने इनके ऊपर लगाए थे, जिसका गोलमोल जवाब जो है विधानसभा के अंदर दिया गया। उसमें अंत में ये लिखा गया कि अभी हम इन फर्मों के साथ जो है उनकी छानबीन कर रहे हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। किस प्रकार का स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ये सरकार ने नहीं बताया, क्योंकि आरोप ये है कि उन्होंने जो जिन फर्मों को जो बनी है वो एक ही दिन में फर्में बनी, 3 फर्में ऊना की, एक ही नोटरी से एफिडेविट टेस्ट होते हैं उनके, एक ही बैंक से उनकी जो इन्वेस्ट मनी डिपॉजिट होती है। तो ये एक में दाल में काला जो सामने नजर आ रहा है और भ्रष्टाचार जो हो रहा है मेडिकल कॉलेज को लेकर, ये एक बहुत संगीन आरोप है इस व्यक्ति के ऊपर। इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपदा को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के द्वारा जो यहाँ पर विधानसभा में आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता जयराम जी ने प्रश्न रखा था कि और कुमारी अनुराधा जी ने भी रखा था, तो उसमें जवाब आया है उनका, वो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग जो पैसा जो दिया गया, जो केंद्र सरकार से पैसा आया, वो लगभग कोई 3500 करोड़ के आसपास पैसा आया, 3500 करोड़ के आसपास। और 2023 में जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि 4500 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं, जिसमें 7 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देंगे, 1 लाख रुपए आंशिक रूप से जिसके मकान में दरारें हैं उसके लिए देंगे, पशुशाला के लिए 50,000 देंगे, भैंस मर जाती है तो उसके लिए 50,000 देंगे, गाय मर जाती है तो 40,000 देंगे। इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न एक बनाया था एक प्रारूप। लेकिन अगर आज देखा जाए धरातल में मात्र 660 करोड़ रुपया जो है उसमें से खर्च किया गया, वो भी जो प्रदेश सरकार का हिस्सा था, जबकि 250 करोड़ के से भी अधिक पैसा जो है जन सहयोग के माध्यम से प्रदेश सरकार के पास मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा हुआ था। हम ये पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप बताएं कि आप बार बार केंद्र सरकार को कोसते हैं कि केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो 3-4 हजार करोड़ रुपया आपको केंद्र सरकार से मिला है और जो 250 करोड़ रुपया जन सहयोग में मुख्यमंत्री राहत कोष में जो जमा हुआ था, वो कहाँ गया? उस पैसे को आपने कहाँ लगाया? हमारे ट्रस्ट से ही पैसा गया। 10 करोड़ रुपया तो हमारे बाबा बांडा ट्रस्ट से वहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष में गया। अगर वो आपको बड़सर में लगाना चाहिए था, आप लगाते बड़सर को। लोगों को किसी को आपने 3 लाख किस्त दी, किसी को आपने 5 लाख दी, किसी को 1.5 लाख दी। ये किस प्रकार का आपने उनको सहायता राहत दी है? तो ये इस बारे में भी ये एक बहुत गंभीर
आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में जो है उनके अधिकारी जो है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी रिपोर्ट है। सदन के अंदर रिपोर्ट रखी थी उन्होंने कि हमने ये पैसे जो हैं, जो हमें पैसे मिले केंद्र सरकार से, और उसमें 10% 90-10 की रेशो में पैसा खर्च करना था, और कुछ पैसा ऐसा था जो 25% की 75-25% पे जो पैसा होना था। लेकिन प्रदेश सरकार ने ये जवाब दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जब भी कहीं पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं वहां बोलते हैं कि मैंने 4500 करोड़ रुपया बांट दिया लोगों के बीच में। वो बताएं 4500 करोड़ रुपया उन्होंने बांटा कहाँ है, तो तथ्यों के साथ बात करें। जो बात वो सदन में करते हैं, उनके अधिकारी जवाब देते हैं, वो उनकी डिफरेंट है। और जो महत्वपूर्ण जो हम प्रश्न जब वो पूछते हैं सरकार से, तो उसमें अभी सूचना एकत्रित की जाती है। तो जिस प्रकार से छुपाना चाहते हैं वो सारी बातें जनता को पता है, आप उसे छुपा नहीं सकते। एक दिन में नोटिफिकेशन आ जाती है कि कर्मचारियों की जो है उच्चतम वेतनमान को जो है रद्द कर दिया गया है, और उसी बात फिर मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है कि इसको रद्द नहीं करेंगे, हम कर्मचारियों के हितैषी हैं। एक तरफ तो आप उनके ऊपर छुरी चला रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उन पे मरहम लगाने का प्रयास करते हैं। आपको स्वयं पता नहीं है कि आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। मंत्री महोदयों के बयान आ रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये किसने नोटिफिकेशन कर दी। तो कैसी सरकार चल रही है, कहाँ से चल रही है, और अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के बस में नहीं है, तो क्यों वो इस प्रकार का झूठा आडंबर कर रहे हैं। और जो जनता के बीच में जो उनकी लोकप्रियता थी वो खत्म हो चुकी है। और जिस प्रकार से ये मेडिकल कॉलेज में जो एक घटना हुई है, इसके ऊपर से त्वरित वो करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी और इस व्यक्ति के खिलाफ जो है जुलूस भी निकालेगी। और इस व्यक्ति को जो हम कभी बख्शेंगे नहीं, जो इस प्रकार से महिलाओं के साथ और हमारी जो महिला छात्राएं हैं उनके साथ जिस प्रकार से ये निंदनीय कृत्य इसने किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लखनपाल जी, जैसे आपने ये मेडिकल कॉलेज की बात की है, तो ये जो व्यक्ति हैं, क्या इनका नाम सार्वजनिक करना चाहेंगे आप? ये प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, मुझे क्या दिक्कत है जी। जो खबर लगी है इसमें ये कोई ABI इसमें भी छपी है इनकी खबर, और ये अधिकारी इसमें नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं बताता हूँ नाम इसका, रमेश भारती इसका नाम है, और ये प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के। इनके ऊपर टांडा में भी इल्जाम लगे थे, और इनके ऊपर चंबा में भी इल्जाम लगे थे महिलाओं के उत्पीड़न के। तो ये इसकी ये इसको आदत है इस व्यक्ति को, इस पर ये हैबिचुअल है इस प्रकार के काम करने का। तो इसको मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको रखा क्यों है मुख्यमंत्री महोदय ने? क्या प्रदेश में काबिल अफसरों की कमी पड़ गई है? क्या स्वास्थ्य विभाग में जो काबिल अफसर हैं उनकी कमी पड़ गई है? क्यों रखा है इसको? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, जो इस व्यक्ति को बार बार इसको एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं और इसको यहाँ रखा है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानता है, उस व्यक्ति को क्यों रखा है यहाँ पे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये बहुत गंभीर आरोप है एक मेडिकल कॉलेज में इस तरह की व्यक्ति का होना, और आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है इसकी आप नाम लेकर भी और एक अखबार की कटिंग भी आप दिखा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर आपका ये मानना है कि इसमें क्या मुख्यमंत्री जी का स्लिप इसमें शामिल होने का कारण बन रहा है कि उन्होंने इनको रखा हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है? क्यों रखा हुआ, यही तो हम पूछ रहे हैं बार बार जी, कि क्यों रखा हुआ उन्होंने उसको यहाँ पे? क्या यहाँ काबिल अफसरों की कमी है? बहुत काबिल अफसर हैं। अब दबी जुबान से जो डॉक्टर्स हैं वो हमसे बात करते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है मेडिकल कॉलेज का। अभी जब मैंने प्रश्न लगाया था अपने सिविल हॉस्पिटल का बरसर के लिए डॉक्टर्स की मांग की थी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, तो उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर मंत्री महोदय ने, जो हमारे माननीय मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया था सदन के अंदर कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है बरसर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तैनात कर दिए जाएंगे। और लेकिन आज तो 10-12 दिन हो गए। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि 165 की 64 डॉक्टरों की को अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो बरसर विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? तो ये सारा जो है एक द्वेष की भावना से और विरोध की भावना से जो काम किया जा रहा है बरसर के साथ, वो ठीक नहीं है। आज आपदा के समय में देखा जाए तो बरसर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं हर घर में, हर पंचायत में दौरा कर रहा हूं, और काफी लोगों की स्थिति जो दयनीय है, और लोग इसके ऊपर त्वरित प्रभाव से काम होना चाहिए। और जो अधिकारी हैं उनको भी फील्ड में जाके एक सही पिक्चर जो है, रिपोर्ट जो है, वो प्रशासन के समक्ष रखनी चाहिए, सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी राहत जो है इनको दें, ताकि लोग जो है, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे तरपाल के नीचे रह रहे हैं या दूसरे के घरों में आश्रय लिए हुए, कोई जंज घर में रह रहे हैं। और इस प्रकार से ये कहना, ये तो ठीक है कि आज पूरे प्रदेश में आपदा आई है, हम भी समझते हैं कि समय लगता है हर काम को, लेकिन इसके ऊपर एक त्वरित कार्रवाई जो पैसा जारी होना चाहिए तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। अभी तो
जो 2023 की जो राहत घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, वो भी काम पूरे नहीं हुए अभी तक, और वो फिर से वहां पर समस्या खड़ी हो गई है। कहीं सड़कें टूट गई हैं, हमारे यहाँ पे पाड़ू बैरी वाली सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, दंगोटा से गुल्हानी वाली सड़क की हालत खराब हो गई है, समताना से टिब्बू वाली सड़क की हालत खराब हो गई है, संगेड़ी वाली सड़क की हालत खराब है, टांगर और ये चंगर वाली सड़क की हालत खराब है, फिर ऊपर से हमारे ये त्रोपका वाली सड़क की हालत खराब है। बहुत सारे ऐसे लिंक रोड हैं जिनकी हालत बहुत दयनीय है और जिनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आपके हमारे जल शक्ति विभाग में बहुत सारा नुकसान हुआ है, मोटरें जल गई हैं, पानी में डूबने से जो मोटरें खराब हो गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले 2.5 वर्षों से जो है सरकार के पास जल शक्ति विभाग के लिए मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जल शक्ति विभाग में पीने की पाइपें ही नहीं है। पीने की पाइप की ना आधी इंच की पाइप है, ना 1.25 इंच की है, ना 1 इंच की है, ना 1.25 इंच की है। तो कैसे ये राहत जनता को पहुंचाएंगे, ये तो समझ से परे है। अभी पीछे ही मैं इनके वक्तव्य पढ़ रहा था कांग्रेस के नेताओं के कि 400 से 500 करोड़ रुपए का विकास जो है वो बरसर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन मैं तो चलो एक विपक्षी विधायक हो सकता हूं, मेरा विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन आप लोग तो जनता के बीच में रहते हैं। आप लोग देखिए कहां पर 400 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, सरकार ने कहां 400 करोड़ रुपए खर्चे, कम से कम वो बताए तो सही। उसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर तो आए कि हमने यहाँ खर्च किए हैं। जो विधायक निधि से पैसा खर्च हुआ है क्या पता उसको भी बीच में जोड़ दे रहे होने, या जो मेरे नबार्ड के माध्यम से जो पैसा खर्च हो रहा है वो जो विधायक प्राथमिकता के द्वारा दिया जाता है उसको भी बीच में जोड़े जा रहे होने। तो 400-500 करोड़ रुपए तो एक रकम होती है। अगर 400-500 करोड़ रुपए का बरसर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है तो कम से कम आपको भी नजर आना चाहिए, हमें तो आ नहीं रहा नजर। आप जनता के बीच में रहते हैं, आप लोगों की बातें भी रखते हैं, हर बात को रखते हैं। तो ये सारे हर विभाग में जिस प्रकार से ये लोग झूठा श्रेय लेने की बातें कर रहे हैं, और इसमें कुछ लोग लिखते हैं फोटो सेशन करवा रहे हैं। फोटो सेशन तो सब करवाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री आते हैं वो भी फोटो सेशन करते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं वो भी फोटो सेशन करवाते हैं। अगर हम लोगों के घरों में जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बता रहे हैं तो सरकार के पास तक वो बात पहुंचाने का एक तरीका होता है। और सोशल मीडिया आजकल के समय में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान जो है विकास के लिए भी, और सरकार को भी, और विधायकों को भी, और चुने हुए नुमाइंदों को भी सजग करने का एक साधन है। तो इस प्रकार से हल्की बात करना और अपने घरों में बैठकर, दुकानों में बैठकर इस प्रकार की खबरें छापना, आप उससे बढ़िया तो अपने क्षेत्र में जाएं, गांव में देखें किसी की सड़क टूट गई है, किसी का घर टूट गया, किसी को तिरपाल की जरूरत है। आप देखिए कम से कम 100 से अधिक तिरपाल तो मैं ही दे चुका हूं लोगों को। तो सरकार ने क्या दिया फिर? तो ये सरकार जिस प्रकार से बोल रही है, इनके नुमाइंदे जिस प्रकार से बात करते हैं, उससे थोड़ा होता जनता के बीच में जाकर सेवा करनी पड़ती है, उनके काम करने पड़ते हैं। उनके बीच में जाकर अगर आप उनकी सहायता नहीं कर सकते, उनके बीच में खड़े होकर आश्वासन देना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सरकार की तरफ से तो अभी नाम मात्र की सहायता जो है हमारे बरसर विधानसभा क्षेत्र में मिली है। लोगों के बीच में जा रहा हूँ, कई जगह तो अधिकारी पहुंचे ही नहीं है, ना वहाँ पे पटवारी पहुंचे हैं, ना वहाँ अन्य अधिकारी पहुंचे हैं। जहां जहां भी मुझे लगता है वहां मैं अधिकारियों से भी संपर्क करता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि वो जाकर देखें लोगों की हालात क्या है। और सबसे बड़ी हालत समस्या क्या है कि अभी तक जो लोगों के मकान गिर गए हैं वो तो ये अलग बात है। अब एक मकान खड़ा है, उसकी 2 दीवारें टूट गई, उसको भी वो पूरी तरह से डैमेज नहीं मान रहे। ये बड़ी भारी एक समस्या है। अगर किसी की मकान जर्जर हो गया है, लग रहा है उससे सामने से देखने से पता लग रहा है ये रहने लायक नहीं है, उसकी भी रिपोर्ट जो है पटवारी लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। उसको भी लिख दे रहे हैं कि जी इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो मिलना कुछ नहीं है। अरे भाई, जो मकान टूट ही जाएगा या जब वो गिर जाएगा, उसका अभी टिप्पर में एक मकान गिरा अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, अगर उस प्रकार से मकान गिरते रहे और लोग उसमें दबते रहे तो तब आप रिपोर्ट करेंगे? उससे पहले क्या उनको अधिकारियों को ये समझ में नहीं आता है कि जो मकान लगता है ये 70-80 साल पुराना मकान है, इसमें या नया मकान है जिसमें दीवारें जो है जर्जर हो चुकी हैं, जिसका कोई रिपेयर करने से भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो उसको जो है वो फुल डैमेज करने में क्या दिक्कत है सरकार को या सरकार के अधिकारियों को? अगर उनको ज्यादा समस्या आती है तो जियोलॉजिकली की रिपोर्ट लें, क्या वो वहाँ उस जगह पे वो मकान बनने रिपेयर करने लायक है, क्या वो रहने लायक है, नहीं है तो उसकी उस प्रकार से रिपोर्ट बनाए। एक उन्होंने सीधा साधा रटाया, उनके पास जवाब होता है कि इसको तो कुछ नहीं मिलना है जी,
कि 5 दरारें आ गई, 6 दरारें आ गई, ये तो रिपेयर से ठीक हो जाएगी। अरे भाई, जिसमें दीवारें आ गई, जमीन नीचे से जर्जर हो गई, वहां पे रहने लायक नहीं है, वो रह नहीं सकता है, कब हादसा हो जाए उस समय तो आप दौड़ेंगे फटाफट सारे। तो ये मेरा एक आग्रह है। मैं डीसी साहब से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि इस प्रकार से ढिलमुल नीति न अपनाकर सही रिपोर्ट बनाकर जो है वो आपके पास भेजें, ताकि लोगों को जो है न्याय मिल सके। सर, मेरा प्रश्न रहेगा, आप विधायक हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, दिन रात लोगों के पास जाते हैं। एक तो क्या जो आपने बड़सर में नुकसान की बात की, उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा है कि लगभग इतना नुकसान हुआ है? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, जितने भी मीडिया में बयान आते हैं सारे मैक्सिमम जो है वो आपकी तरफ से आते हैं। बहुत बड़ा बीजेपी का संगठन है, ये लोग भी हैं संगठन में यहाँ पर बड़सर में। कभी हमें मीडिया की तरफ से या यहाँ के जो आपके प्रभारी हैं उनकी तरफ से कभी कोई खबर नहीं मिलती है। इसके क्या कारण है सर? क्या मीडिया के आगे जो आपका तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो बोलने से परहेज करता है, या इसके पीछे कारण ये है कि पहले यहाँ पर बलदेव जी विधायक थे, अब हम बोलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो संगठन क्यों नहीं बोलता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। संगठन की तरफ से भी खबरें छपती रहती हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में होता है उसके अनुसार। आज तक तो हमारे पास तो कभी कोई खबर नहीं आई सर संगठन की तरफ से आई है। आपने अखबारें पढ़कर देखना, या कभी मैंने पढ़ी है 2-4 बार खबरें, तो मतलब आप डेली खबर दे रहे हैं और संगठन जो है वो 2-4 बार भी चाहिए कि वो संगठन को बोलना चाहिए सर, ये नहीं बोलना चाहिए। खबरें जो है वो प्रकाशित करें और जनता के बीच में भी जाएं। इस समय हम सबकी जिम्मेवारी है, संगठन की भी जिम्मेवारी है। और जहां तक अन्य बड़े नेताओं की बात है, वो तो बड़े नेता है, उनकी बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के साथ उनके तार भिड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री को जैसा करेंगे वो वैसे ही बोलेंगे। मीडिया प्रभारी सर संगठन में कौन है यहाँ? मीडिया प्रभारी अभी हमारे जो हमीरपुर से है, दूसरा बड़सर यहाँ यशपाल जी हैं हमारे मीडिया प्रभारी। ये आपके साथ संपर्क में रहते ही हैं, आपको खबरें भेजते ही रहते हैं समय समय पर। सर, आजकल लोगों के बीच में ये चर्चा है कि आने वाले टाइम में कुछ समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल का दौरा कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, मैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला में आ रहे हैं, और वो जो हमारे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है चंबा में, कुल्लू में, मनाली में और अन्य स्थानों में, उसका हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे जी। और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट्स जो बनेंगी, जो केंद्रीय दल आता है पूरे प्रदेश में, और जो प्रदेश की जो रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर आकलन करके जो है उसका एक जो तय मूल्य जो होगा जिसके ऊपर, और हमें पूरी आशा है, आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रदेश के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जी, धन्यवाद। सर, एक सवाल यहाँ पर रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी आज आ रहे हैं और लगातार ये मांग भी उठ रही है कि हिमाचल जैसा छोटा राज्य जहाँ पर संसाधनों की कमी है और इस करके वहाँ पर जो है वो पैसे की भी कमी है, लेकिन जहाँ पर 3-3.5 हज़ार करोड़, और अभी एस्टिमेट ये आंकड़ा है, ये बढ़ भी सकता है, तो ऐसे में कहाँ तक सही है कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दी जाए और केंद्र सरकार की तरफ से जो है जो मदद यहाँ पर चाहिए वो नहीं पहुँचाई जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार से जो मदद आ रही है, ये मैं आपको इनकी फोटो कॉपी करके दूंगा। इसमें देखिए केंद्र सरकार के तरफ से भरपूर पैसा मिला है 2023 से लेके 22-23 से लेके, इसमें पूरा उन्होंने वर्षवार जो है 3 साल का इसमें ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूँ, और ये मैं आपको कॉपी दे दूंगा। ये एक केंद्र सरकार को कोसने वाली बात है। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ कि 3500 करोड़ रुपया, 3500-3800 करोड़ रुपए के आसपास 2-3 वर्षों में प्रदेश सरकार को मिला। 4500 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, और कुल मात्र 660 करोड़ रुपया जो है सरकार ने खर्च किया। तो बाकी का पैसा कहाँ गया, उसके बारे में भी तो सरकार बताए ना। अब इसका तो पूरा हिसाब किताब होगा। अब जब आप यहाँ से, अब केंद्र सरकार से कोई पैसा आता है, उसकी एक यूसी जाती है केंद्रीय सरकार को कि आपने जो हमें पैसा भेजा था, मैंने फलाने मदों में खर्च किया है, फलानी राहत में खर्च किया है, और ये जो पैसा बच गया, ये हमारे इतना बच गया, इतना हमने खर्च कर दिया। उसका लेखा जोखा तो सरकार, केंद्र सरकार को देगी ना। जब केंद्र सरकार के पास आपका पूरा हिसाब किताब पहुंचेगा तभी अगली किस्त जारी होगी। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपको देते रहेंगे और आप उसको
लुटाते रहेंगे मित्र मंडली को और आपको केंद्र सरकार पैसा देती रहे, ऐसा तो नहीं होगा। सर एक आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा, लगातार 2023 में भी आपने देखा, 2025 में भी देखा, और ये पैटर्न आने वाले समय में जो वैज्ञानिक हैं या भूवैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रिपीट होने वाला है। तो ऐसे में क्या हिमाचल को एक राष्ट्रीय आपदाग्रस्त जो राज्य है उसे घोषित किए जाने की जरूरत है? और इसी के साथ पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी राज्यों में जो ये खतरा बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, राष्ट्रीय आपदा का जहाँ तक है ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और हमने अभी विधानसभा के सत्र में, मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलजुल कर जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को लिखकर भेजा है, सदन से प्रस्ताव पास करके भेजा है। और अब ये जो करना नहीं करना उसके जो नियम हैं, मानक हैं, वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है और हम तो ये चाहते हैं कि होना चाहिए। और दूसरा, जो अभी जिस प्रकार से नुकसान हुआ है बरसात में और जिस पर लंबी बरसात इस बार हुई है हमारे प्रदेश में, तो मैं आम जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी जागरूक बने। सरकारों ने तो, चाहे कोई भी सरकार हो, हर प्रकार की भरपाई सरकार ही नहीं कर पाती। थोड़ा सा हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है कि सरकार के साथ सहयोग करें, कानून की परिधि में रहें, क्योंकि हम लोग खुद ही कानून तोड़ते हैं। जो कानून बनाए होते हैं उनको दरकिनार करते हैं और बाद में जब हादसा हो जाता है सरकार के पास खड़े हो जाते हैं। तो ये भी कोई अच्छी परंपरा नहीं है। हमारा जो प्रदेश है साक्षरता के रूप में आज तीसरे चौथे पायदान पे है पूरे देश में, तो हमें चाहिए, और पंचायतों को भी जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि वो भी लोगों को जागरूक करें। जब उनके जनरल इजलास होते हैं या उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वार्ड वाइज, वो लोगों को जागरूक करें कि किस प्रकार से मकान बनना चाहिए, किस प्रकार आपको जो है मकान बनाने की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, आपका सेप्टिक टैंक कैसे बनना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक कहाँ बनना चाहिए, कैसे, ये सारे सिस्टम हैं, लेकिन इनको लागू कौन करे, इसको अपनाता कोई नहीं है। और उस वजह से जो ये भयंकर, अब लोगों ने नालियां बंद कर दी हैं, सड़कें के ऊपर इंक्रोचमेंटें कर दी हैं, संकरे कर दिए हैं, रास्ते जहां पर पानी बह रहा होता है उसको बंद कर देते हैं, चौक कर देते हैं। तो नेचुरली फिर जब पानी आता है तो वो फिर बाढ़ का रूप ले लेता है और उससे नुकसान होता है। लखनपाल जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बड़सर विधानसभा से नहीं, हालांकि पूरे हिमाचल से, पर मैं बड़सर की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस बार जो बरसातें हुई लगातार 3 महीने बरसातों में, पानी की जो स्कीमें हैं वो सारी की सारी लगभग बंद रही। आपने खुद भी माना कि सारी मोटरें भी खराब हो गई। तो ऐसे में जनता की क्या गलती है कि वो 3 महीने बिना पानी के उस गंदे पानी के लिए तरसती रही? तो क्या सरकारें इसको लेकर कोई संजीदा कोई नीति नहीं बना सकती हैं या कोई इस तरह का पॉलिसी नहीं बना सकती हैं कि बरसातों में कम से कम पानी लोगों को सुनिश्चित किया जाए मिलना? इस बार बहुत बुरी हालत बरसर विधानसभा में हुई। देखिए, अब रमेश जी, ये जो आपका सवाल है बहुत ही गंभीर सवाल है, लेकिन समस्या ये है कि हमारी जो जितनी स्कीमें बनी हैं वो खड्डों के किनारे बनी है। और ये भी स्वाभाविक है कि हमारे पास तो ऐसे कोई है नहीं है जहाँ पर स्कीमें बनाई जाएं। और पुराने समय में जो स्कीमें बनी है, जैसे इधर बलिया वाली स्कीम है, हरसौर वाली स्कीम है, हमारी इधर कुन्हाड़ी तेज न्यूल वाली स्कीम है, भीबड़ सैली वाली स्कीम है, या ग्वाल खड्ड के ऊपर स्कीम है। अब जैसे बरसात आती है वो पंप हाउस जो भर जाते हैं और फिर मोटरें बंद हो जाती है, उसमें सिल्ट आ जाती है। अभी जो हमारी नई स्कीम जो बन रही है वो टोटली टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और उसमें अभी जब आप वहाँ जाएंगे, जब इस समय वो बनेगा, वहाँ पे जो वहाँ से पानी जहाँ से उठाएंगे वहाँ पर उसका जो लिफ्ट करने का जो स्कीम बनेगी उसको आपने देखना टोटली नए उसमें मानकों पे बन रही हो, ताकि जैसे उसमें सिल्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो मोटरें खराब नहीं होंगी, जैसे पानी भरता जाएगा वैसी ही मोटरें वो ऊपर आती जाएंगी। तो ऐसा उसमें प्रावधान रखा गया है। आने वाले समय में अब ये कोई हिमाचल की बात नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें हैं या खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ ये दिक्कतें स्वाभाविक रूप से हैं। तो इनके लिए अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्कीमें बनेगी, तभी इसमें कुछ हो सकता है। जी।